हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलिए अच्छे हैं। चलो, चैप्टर 10 जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कह के चल रहे हैं, तो इसके बारे में जैसा कि आपको पता है हमारी बात चली रही थी। और मैं आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर में लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं। और जो कल मैंने बात की थी वो स्टार्टिंग की थी डार्क रिएक्शन। क्या की थी? डार्क रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, उसको प्रतिपादित किया था ब्लैकमैन ने। ठीक है। और डार्क रिएक्शन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो अंधकार में हो। ये तो केवल हमने लाइट रिएक्शन से डिफरेंट करने के लिए उसका नाम डार्क रिएक्शन रख दिया है। बाकी वो भी दिन में ही होती है, प्रकाश में ही होती है। ठीक है। लेकिन उसको आवश्यकता नहीं होती प्रकाश की। ठीक है भाई। अच्छा, तो डार्क रिएक्शन का जो उद्देश्य था वो हम सभी को पता है। क्या है? CO2 को फिक्स करना। किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है। तो CO2 को फिक्स करना है, हमें ग्लूकोज बनाना है। ये हमारी डार्क रिएक्शन का उद्देश्य है। और जैसे ही ग्लूकोज बन जाएगा हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी। ये सब जानते हैं आप। ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने कल आपको एक बात बताई कि भाई जो डिफरेंट प्लांट होते हैं, डिफरेंट जो प्लांट होते हैं, उन प्लांटों में CO2 को फिक्स करने के लिए कुछ अलग अलग साइकिल होते हैं। तो वो 3 साइकिल थे, जैसा कि कल हमने जिक्र किया था। आप याद रखो कि जो डिफरेंट प्लांट होते हैं उनमें ये 3 साइकिल चलते हैं, जिसके माध्यम से एक CO2 फिक्स होकर ग्लूकोज का निर्माण करती है। तो वो साइकिल थी C3 चक्र, C4 चक्र और कैम चक्र। तो धीरे धीरे ये तीनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इनको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से C3 साइकिल है, या मैं कहूं कि आज हम अपने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या कह के चलते हैं? C3 साइकिल कह के चलते हैं। उद्देश्य क्या है C3 साइकिल का? एक सिंपल सी बात है कि जो C3 चक्र होता है उसमें हम CO2 को ऐड करके ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ठीक है। हाँ, अभी मैं और इसके बारे में आपको बता दूंगा आगे। देखिए, एक मैं जनरली आपको बात बताऊं कि ये जो हमारी लीफ है, पत्ती, इस लीफ के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। मान लीजिए ये कोई कोशिका है इस पत्ती की, इसको हम सेल्स बोलते हैं, कोशिका है। ठीक है। और इस कोशिका के अंदर जो हमारा मुख्य भाग है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। ठीक है। तो हरित लवक के 2 भाग थे, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो मान लीजिए ये वाला जो भाग है वो तो है ग्रेना, और ये पूरा जो भाग है वो है स्ट्रोमा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है। तो ये जो ग्रेना वाला भाग था, बात को ध्यान समझो, ये जो ग्रेना वाला भाग था वो क्या करता है? सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ग्रेना वाला भाग। और लाइट को एब्जॉर्ब कर, और यहां पर जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता था, और यहां इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते थे, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी निकलता था। ये पूरी जो क्रिया थी वो किस में थी? ग्रेना में। अब यहां होता क्या है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां जो मैंने आपको याद हो कि जब मैंने आपको PS फर्स्ट और
मतलब जब मैंने आपको थाइलेकोइड की आंतरिक संरचना को जूम इन किया था तो मैंने वहां आपको एक कफलिंग फैक्टर, सीएफ पार्टिकल, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड का जिक्र किया था, है ना, किया था ना। तो होता क्या है, ये जो पीएस सेकंड इधर और पीएस फर्स्ट इधर ऐसे होंगे, क्योंकि इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो नॉन साइक्लिक में पहले पीएस सेकंड होता है और उधर पीएस फर्स्ट होता है। तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड से जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हुआ था उसमें क्या बना, उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए कि नहीं। अर्थात देखो, चलो मैं इसको बड़ा बनाऊं थोड़ा, है ना। ये कौन है, ग्रेना, मतलब हम इसको एक थाइलेकोइड कह सकते हैं, ठीक है। तो इस थाइलेकोइड में क्या होता है, ये पीएस सेकंड है और ये पीएस फर्स्ट है, ठीक है। और इस पीएस सेकंड के पास जल का क्या होता है, क्या होता है, अपघटन होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। तो इस पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं फर्स्ट के पास, और फर्स्ट से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा ग्रहण कर ले जाते हैं, एनएडीपी के द्वारा। और ये एनएडीपी क्या बना लेता है, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस बना लेता है ना। और यहां जो कफलिंग फैक्टर होता था जिसको हम सीएफ पार्टिकल्स कहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइड्रोजन H प्लस जो होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये H प्लस आयन किस प्रकार जाते हैं और कैसे एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कफलिंग फैक्टर होता है, जब इसमें H प्लस बाहर निकलता है तो ये एडीपी से क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ये H प्लस है ये एनएडीपी द्वारा भी लिया जाता है, जिससे हम एनएडीपीएच प्लस H प्लस बनाते हैं, है ना। तो ये था हमारा लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन का मेन ऑब्जेक्ट था कि हमें एडीपी से एटीपी बना और एनएडीपीएच का निर्माण करना, यही था। अब जो स्ट्रोमा वाला भाग है, अब ध्यान समझो आप इसको, ये तो ग्रेना वाले भाग में हो गए स्ट्रोमा। अब जो स्ट्रोमा वाला भाग है इसमें होती है डार्क रिएक्शन। क्या होती है भाई, डार्क रिएक्शन। तो ध्यान समझो, डार्क रिएक्शन में सबसे पहला जो चक्र है वो है C3 साइकिल। अब वो कैसे रन करता है C3 साइकिल, उसको आज हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि जो स्ट्रोमा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पत्ती है, इस पर रंध्र है, स्टोमेटा है। तो इन रंध्रों से आती है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आती है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्लांट होते हैं जनरली वो भी रेस्पिरेशन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से। और मैंने आपको बता दिया कि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो हमेशा CO2 प्रोड्यूस होती है। नहीं बताया, नहीं बताया क्या, चलो बताऊं दोबारा, ध्यान समझो कि आखिर नहीं बताया क्या मैंने आपको। चलिए तो एक बार सुन लीजिए। देखो, प्लांट और एनिमल, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे होता है वो समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास रक्त है जो कि अशुद्ध रक्त है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैसा हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है, होता नहीं होता। तो ये शुद्ध रक्त जिसके पास ऑक्सीजन है, जब वो हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, हर कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, बात समझो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास
शुद्ध रक्त है और शुद्ध रक्त के पास होती है ऑक्सीजन, है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि अब पाचन तंत्र के माध्यम से जो हमने ग्लूकोज का अवशोषण किया था तो वो भी हर कोशिका में होगा ग्लूकोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होता है, ये ऑक्सीजन कहां से आई, शुद्ध रक्त से। तो शुद्ध रक्त वाली जो ऑक्सीजन है जब वो ग्लूकोज से रिएक्ट करती है तो इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और 38 एटीपी का मुख्य रूप से निर्माण होता है। जल भी बनता है लेकिन मैं अपने मोस्ट कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। बात समझ में आई। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो कहां बनी, एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये क्या बनी, ऊर्जा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते थे, पावर हाउस ऑफ सेल कहते थे। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बात को ध्यान से समझो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस प्लांट को चाहिए, तो ये प्लांट इस CO2 को ग्रहण करता है। तो इनमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि CO2 और H2O, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, नहीं आई बात समझ में भाई। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की थी ये हमारे अंदर हुई थी मुख्य रूप से एनिमल के अंदर, जंतुओं के अंदर। तो ये इस CO2 को प्लांट ने एब्जॉर्ब किया और उन्होंने क्या बना दी हमारे लिए, ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को हमने ले लिया। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल के मध्य ये रिलेशन होता है। हम उनके लिए CO2 बनाते हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक नॉलेज की बात थी क्योंकि हमें हर नॉलेज होनी चाहिए हर पॉइंट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको स्ट्रोमा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन अकर होती है ना। अब ये स्टोमेटा है, रंध्र है, तो इन रंध्रों से क्या होता है, वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस स्टोमेटा के माध्यम से इस स्ट्रोमा वाले भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, अभी जब प्रवेश करती है तो यहां पर एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, प्राथमिक ग्राही, जिसको जो CO2 को ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RUBP। क्या बोलते हैं, RUBP। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी जब C3 साइकिल करेंगे तब इसके डिटेल बताऊंगा। इतना याद रखो कि ये जो RUBP है वो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला प्राथमिक प्रोडक्ट या प्राथमिक यौगिक है। प्राइमरी एक्सेप्टर, नीट में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन नीट में यहां से पूछे गए हैं और आते हैं। तो याद रखो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या आपको उसे लेकर नहीं आना है क्या, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में लाना है ना। तो कौन लेके आता है, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं CO2 एंटर करती है और उस CO2 को एक्सेप्ट करता है RUBP, और ये RUBP फिर चलाता है एक साइकिल जिसको हम क्या बोलते हैं, C3 चक्र बोलते हैं। अब ये साइकिल कैसे रन होता है और अर्थात CO2 से आप किस प्रकार ग्लूकोज बनाएंगे, अब यही डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब आप ध्यान से समझना, बिल्कुल भी आपका ध्यान अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, तो देखो एनसीईआरटी सिलेबस में जो हम C3 साइकिल पढ़ते हैं जिसको हम केल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, मैं इसके पहले आपको 2-3 पॉइंट बता दूं जो नॉर्मल है, हालांकि हम उनको पढ़ चुके हैं। देखिए, ये जो, चलो मैं नाम लिख देता हूं,
पहला चक्र है केल्विन वेन्सन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल बोलते हैं, है ना। तो इसको केल्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक थे एक मेल्विन केल्विन, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया। मेल्विन केल्विन ने इसको प्रतिपादित किया, इसीलिए इसको हम केल्विन बेंसन चक्र के नाम से जानते हैं, है ना। बेंसन में वैज्ञानिक थे, इनके कुछ साथी भी थे, लेकिन जो मुख्य श्रेय दिया जाता है वो केल्विन को दिया जाता है, ठीक है। तो मेल्विन केल्विन और उनके साथियों ने इसको प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात, इसमें प्राथमिक स्थायी उत्पाद, या मैं कह सकता हूं प्रथम बोलेंगे, प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसे, ठीक है। हाँ, एक कॉल आ गया था बीच में ना, ठीक है भाई। तो मेल्विन केल्विन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, इसलिए इसको हम केल्विन बेंसन चक्र के नाम से जानते हैं। अब C3 चक्र इसको क्यों कहते हैं वो ध्यान से समझो कि भाई इस साइकिल में जो पहला स्थायी उत्पाद बनता है वह स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसको हम C3 चक्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? C3 का मतलब कार्बन कितने? 3, तो है ना। तो दोनों नाम आपको समझ में आ गए। आखिर इसको C3 साइकिल और केल्विन बेंसन साइकिल क्यों कहते हैं, ठीक है। और यह आपको पता ही है कि इस केल्विन बेंसन चक्र से यानी कि C3 साइकिल से हम क्या करने वाले हैं, हम CO2 को फिक्स करने वाले हैं ग्लूकोज में, ठीक, क्लियर है। चलिए, तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट थे, और अब हम इसका एक आरेख बनाकर इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान से समझना, आप सीख जाएंगे कि आखिर केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र को हमें किस प्रकार बनाना है। थोड़ी केमिस्ट्री की इसमें आवश्यकता है, और इतनी केमिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए भाई, होता क्या है कि NCERT जो सिलेबस है, उस सिलेबस में इसकी 3 अवस्था है केल्विन बेंसन चक्र की, और वो अवस्था है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। सबसे पहली है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरी है अपचयन, और थर्ड है पुनः उत्पत्ति, रीजनरेशन। देखिए, पूरे C3 साइकिल को 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया था। पहली अवस्था थी कार्बोक्सिलीकरण, और कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का ऐड होना, और डिकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का रिलीज होना। बताओ, ये जानते नहीं जानते? आप इस बात को जानते ना। नेक्स्ट होता है अपचयन। अपचयन जानते ना, हाइड्रोजन का ऐड होना, उपचयन O2 का ऐड होना, सभी जानते हैं आप इसको। तो अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना अपचयन होता है। और पुनः उत्पत्ति मतलब किसी चीज को जो हमारे लिए बहुत काम की होती है, या मैं सीधी सी भाषा में ये कहूं कि वह यौगिक जो इस पूरे C3 साइकिल को चलाता है, उसकी हमें दोबारा भी उत्पत्ति करवानी है। क्यों? क्योंकि अगेन साइकिल को रन करवाना है, ठीक है। तो NCERT सिलेबस में हमारी मात्र ये 3 हेडिंग हुआ करती हैं, लेकिन जो RVSE सिलेबस है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उसमें इसकी 6 हेडिंग दी गई हैं। कितनी? 6। तो 6 हेडिंग में से अब मैं आपको क्लियर बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। यदि आप इसके आरेख को बनाना सीख गए तो इसकी थ्योरी आपके काबू में है।
और हम मोस्ट चीज पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगी और हमारे काम की है। ठीक है, क्योंकि आरबीएसई सिलेबस में बहुत एक्स्ट्रा थ्योरी है जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, ना ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ना ही नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को हम अच्छी तरीके से पढ़ के चलेंगे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से समझिए भाई। अब आपको यदि C3 साइकिल को याद करना है, यदि आपको C3 साइकिल को याद करना है, तो आप मुख्य रूप से इसके 4 चरण जो स्टार्टिंग के वो याद रखो। अब वो चरण कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है फॉस्फोरिलीकरण, दूसरा है कार्बोक्सिलीकरण, थर्ड है फॉस्फोरिलीकरण, फोर है अपचयन, पांचवा है हेक्सोज शर्करा का निर्माण, और छठवां है आरयूबीपी की पुनः उत्पत्ति। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आरबीएसई सिलेबस में जो C3 चक्र को समझाया है उसकी हमारी 6 हेडिंग है। कितनी हेडिंग है? 6। लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये हेडिंग है, ठीक है, 3। तो बात एक ही है, लेकिन हमें अपनी आरबीएसई के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। आप यदि आपको C3 चक्र का आरेख बनाना है तो आपको मुख्य रूप से इन 4 पॉइंटों पर ध्यान देना है। हालांकि 6 पॉइंट हमारे काम के हैं, हम समझ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखने हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखेंगे सबसे पहला फॉस्फोरिलीकरण, दूसरा है कार्बोक्सिलीकरण, तीसरा है फॉस्फोरिलीकरण और चौथा है अपचयन। ठीक है, यदि शब्द कहीं भी फॉस्फोरिलीकरण आ जाए अब, तो आप समझ लेना आप एटीपी को एडीपी में बदल रहे हैं, ट्राइफॉस्फेट को डाइफॉस्फेट में बदल रहे हैं यदि फॉस्फोरिलीकरण शब्द आए। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी हो जाएगा अभी ये, है ना, अभी स्टार्टिंग है, तो अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने याद किया कि भाई सबसे पहले होगा फॉस्फोरिलीकरण, तो मैं समझ जाऊंगा कि जरूर यहाँ जो यौगिक है, भाई किसी ना किसी यौगिक का फॉस्फोरिलीकरण होगा, तो जो यौगिक है उसमें मुझे फॉस्फेट को ऐड करना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो दोनों फॉस्फोरिलीकरण कंप्लीट हो गए। शब्द आ रहा है कार्बोक्सिलीकरण, तो मैं समझूंगा जरूर यहां किसी भी यौगिक में CO2 को ऐड करना है। देखो कितनी सिंपल सी बात है ना। और अपचयन की बात आए तो मुझे लगेगा कि भाई मुझे इस यौगिक का अपचयन करना है, अर्थात उसमें H आयन को जोड़ना है। और अपचयन में आप जानते हैं, जैसे यदि आप कोई अम्ल का अपचयन करें, चलो मैं इस बात को बाद में बताऊंगा जब आरेख बनाऊंगा। ठीक है, तो फॉस्फोरिलीकरण से आप क्या मतलब समझेंगे कि कोई भी यौगिक है उसमें हमें फॉस्फेट ऐड करना है। कार्बोक्सिलीकरण किसी भी यौगिक में CO2 ऐड करना है। अपचयन किसी भी यौगिक का अपचयन करना है। ठीक है, तो ये हमें चरण याद रख के चलने हैं। अब देखिए हम अपने आरेख की तरफ चलते हैं, फिर आपको ये बहुत ही सरल और इजी लगने लगेगा, है ना। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि हमारे पास सबसे पहला जो यौगिक है वो है राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। बस अपने चक्र का प्रारंभ है यहां से।
बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कह रहा हूं इतने अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे कि आप इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। कंसंट्रेशन, ध्यान पूरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है आपके पास वो कौन है? वो यौगिक राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब पहली हेडिंग क्या थी हमारी? फॉस्फोरिलीकरण। क्या थी? फॉस्फो। अच्छा, ये जो राइबोलोज है, आपने राइबोज शर्करा का नाम सुना है? तो उस राइबोज शर्करा का ही आइसोमर है ये, समावयवी अणु। तो राइबोज शर्करा कितने कार्बन की होती है भाई? 5 कार्बन की। कितने कार्बन की? 5 कार्बन की, ठीक है। तो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट से हमें अपने C3 चक्र का प्रारंभ करना है और इसका सबसे पहले क्या है आप सभी जानते हैं, इसका सबसे पहली हेडिंग थी फॉस्फोरिलीकरण। तो आप किसका फॉस्फोरिलीकरण करेंगे? राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट का। तो जब आप इसका फॉस्फोरिलीकरण करेंगे तो जो एटीपी थी वो किसमें चेंज हो जाएगी? ईडीपी में। किसमें? ईडीपी। मतलब ट्राइफॉस्फेट था जिससे क्या बना? डाइफॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट कहां गया भाई? भाई यहां ट्राई था, बना कितने रहे आप? 2। तो एक फॉस्फेट मुक्त हुआ, तो वो मुक्त हुआ फॉस्फेट कहां जुड़ेगा? आपके इस यौगिक से जुड़ेगा। ध्यान समझो, ये क्या है? 5 मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब एक। तो ये जो राइबोलोज है उसके 5वें कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। इतना तो आप जानते हैं सभी। जब आप इस पे एक और कार्बन ऐड कर देते हो, सॉरी एक और फॉस्फेट ऐड कर देते हो, तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? अरे कितनी सिंपल सी बात हो गई कि भाई राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट का यदि हम फॉस्फोरिलीकरण करें तो बताइए कि 1,5 बाइफॉस्फेट बन सकता नहीं बन सकता? है ना भाई। अब ये जो यौगिक है मान लीजिए ये है, ये 5 कार्बन है इसमें, 5। तो इसके 5वें नंबर पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और पहले नंबर पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। यही तो संरचना है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या कह सकता हूं डाइफॉस्फेट। और इसी को हम शॉर्ट में नाम देते हैं RUBP। क्या नाम देते हैं? RUBP, ठीक है। तो पहली हेडिंग थी हमारी क्या? फॉस्फोरिलीकरण। समझ में आ गई आपको? फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद रखना था राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। जैसे मैं इस चक्र को कर रहा हूं ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल एक शब्द याद रखा था, केवल राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट और प्रथम स्थायी उत्पाद। ये 2 मैंने याद रखे थे और मैंने 4 चरण याद कर रखे थे। फॉस्फोरिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण और अपचयन। ये 4 शब्द मैंने याद किए थे क्रम वाइज। और ये 2 नाम, एक तो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट और पहला प्राथमिक उत्पाद, बस मैंने और कुछ याद नहीं किया। अब मैं उन्हीं के माध्यम से किस प्रकार इस आरेख को बनाता हूं, इसी प्रकार आप बना देना। क्या दिक्कत है इसमें? समझ में आ गई बात? हाँ। तो देखो बिल्कुल हेडिंग वाइज चल रहे हैं। अब मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना, फिर भी हम जहां तक होगा कवर करेंगे इसको ना। तो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट था, उसका फॉस्फोरिलीकरण हुआ तो क्या बना? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अरे इसमें याद करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप जानते हैं फॉस्फोरिलीकरण होगा तो एक फॉस्फेट ऐड कर देना है ना। अभी जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, ये मैंने आपको बताया कि यह CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम यौगिक है।
प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। कौन? RUBP, जिसको हम राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के नाम से बोल के चलते हैं। तो यहां से ये हमारा जो स्टोमेटा है, इससे CO2 और H2O इसमें क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। बात को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, जिसमें कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। कितने हैं? 5। तो जब आप इसका कार्बोक्सिलीकरण करेंगे, मैंने कहा था ना दूसरी हेडिंग क्या है? कार्बोक्सिलीकरण। तो कार्बोक्सिलीकरण से ही आप समझ जाएंगे कि जरूर हमने इसमें CO2 को क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो आ गई CO2 स्टोमेटा की सहायता से। तो ये खुद 5 कार्बन का है, और यदि आप इसमें एक कार्बन और ऐड कर रहे हो, मतलब कार्बोक्सिलीकरण कर रहे हो, तो आप मुझे बताइए ये 6 कार्बन का कंपाउंड नहीं बन जाएगा क्या? बनेगा ना। लेकिन एक बात आती है कि यदि ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गया तो भाई ग्लूकोज क्या है? एक खुद 6 कार्बन कंपाउंड होता है, होता नहीं होता? ग्लूकोज एक खुद 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लूकोज का निर्माण तो यही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहां पर ये जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है, जो 5 कार्बन का था, उसमें जैसे ही एक कार्बन ऐड होता है, ये 3 कार्बन के 2 अणु बनाता है, जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लेना मेरी। क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट था, जब हमने इसका कार्बोक्सिलीकरण किया तो इसमें क्या हुआ? CO2 एक कार्बन ऐड हुआ, तो 6 कार्बन की संरचना बननी चाहिए थी, लेकिन ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अस्थायी यौगिक होता है, जो ब्रेक डाउन होकर, तो मतलब 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होकर एक प्रथम स्टेबल कंपाउंड का निर्माण करता है, जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कह के चलते हैं। इसका पूरा नाम मैं यहां लिख रहा हूं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कौन? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है भाई? 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। तो आप मुझे बताइए, जब आपके पास 6 कार्बन है और आपको 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाने, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। किसके? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अब तक कितने मॉलिक्यूल थे? ये एक मॉलिक्यूल। तो ये 2 हेडिंग आपको समझ में आ गई, फास्फोरिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। तो यहां जो प्रथम स्थायी उत्पाद बना है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए 2 हेडिंग हो गई। अब तीसरी हेडिंग आप मुझे याद करके बताइए क्या है? फॉस्फोरिलीकरण। तो कितनी सिंपल सी बात है, मैंने 2 शब्द मैंने आपको बता दिया कि एक तो मैंने ये याद किया था और एक मैंने ये याद किया था। अब इसके बाद अपने आप ये पूरा साइकिल रन हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं थी, ना ही आपको याद करने की आवश्यकता है, केवल अपनी थोड़ी केमिस्ट्री ध्यान देने की जरूरत है। देखिए अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जिसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका आगे क्या होना है भाई? हम जानते हैं इसका आगे फॉस्फोरिलीकरण होना है। और शब्द फॉस्फोरिलीकरण आ जाए तो वही ATP से क्या? ADP। अब एक फॉस्फेट मुक्त हुआ, किससे जुड़ेगा? आपके कंपाउंड से, जो स्टेबल कंपाउंड है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इसको 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक नहीं बोल सकते क्या?
नहीं बोल सकते 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बोल सकते हैं ना। अरे भाई कितनी सिंपल सी तो बात है, मैंने तो इसको याद किया था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, और फिर मैंने हेडिंग याद कर रखी थी क्रम से। तो जैसे ही मुझे पता चला कि तीसरे नंबर पर अब फॉस्फोरिलीकरण होने वाला है, तो मैं तुरंत समझ गया कि जरूर इस यौगिक से एक फॉस्फेट को मुझे जोड़ना है। तो बताइए इसका नाम 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। इसमें क्या याद करने वाली बात है, बस समझने की बात है छोटी सी। इसको याद नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसको हमें कंसेप्ट क्लियर करके और पूरे को हम बिना देखे ही बना सकते हैं आराम से। ठीक है, मैंने इस पर बस एक बार हार्ड वर्क किया था, एक बार इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा, इसके पूरे कंसेप्ट तैयार किए। मैं इसको आज तक नहीं भूला। जब आप भी इसके कंसेप्ट, अरे हम में और तुम में कोई डिफरेंट नहीं है भाई, वही दिमाग है, केवल अभ्यास का अंतर है। ठीक है, मैंने इसको कई बार रिवाइज किया है, कई बार इस पर प्रैक्टिस की है, आप अभी पहली बार करेंगे। जब आप भी इस पर 5-6 बार प्रैक्टिस कर देंगे तो वी आर इक्वल। समझ में आ गई बात? हाँ चलिए, नहीं फिर भी हम और तुम में डिफरेंट तो रहेगा ही, ऐसी बात नहीं है, कहीं इक्वल मत समझना, है ना। हाँ चलिए, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण और फॉस्फोरिलीकरण हो गया। तो ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, अब चौथा जो स्टेप था जो मैंने आपको बता दिया था, वो क्या होगा भाई? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। अब यहां तक जो बात चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन अब हमें जरूरत है किसकी? किसकी? अपने रिड्यूस एंजाइम, अपचायक एंजाइम, जिसको हम NADPH प्लस H प्लस कह के चल रहे थे, उसकी अब हमें यहां पर आवश्यकता है। ठीक है, हाँ बताओ है कि नहीं? अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से आप ये चीज बना रहे हो, बताओ बना रहे नहीं बना रहे? तो आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये H12 कहां से आएगा भाई? अरे आपको CO2 से ही ग्लूकोज बनाना है, और CO2 में तो कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन का कोई नाम ही नहीं होता। लेकिन ग्लूकोज में तो हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन कहां से आएगा भाई? आपको इस CO2 को अपचेत करना है। ठीक है, और अपचेत करेंगे तो आप जानते हैं ना, अपचयन अभिक्रिया। देखो उपचयन में तो H निकलता है और अपचयन में H जुड़ता है, आप सभी जानते थे ना, मुझसे ज्यादा जानते होंगे केमिस्ट्री में तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यही बात आपको समझनी है कि भाई जो हमारे पास NADPH प्लस H प्लस होता है, क्या उसके पास आयनिक हाइड्रोजन है? NADPH के पास है ना आयनिक हाइड्रोजन, तो वही इसीलिए तो वो अपचायक एंजाइम है। क्यों? क्योंकि वो अपने आयनिक हाइड्रोजन को इसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब तक यहां पर कहीं भी H नहीं है, लेकिन जो अपचायक एंजाइम है वो अपने आयनिक हाइड्रोजन को यहां पर ऐड कर देगा, और तब जाके ग्लूकोज का निर्माण होगा। इसलिए उसको हम अपचायक एंजाइम कहते हैं, और इस प्रावस्था को हम क्या बोलेंगे? अपचयन प्रावस्था बोलेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बता दूं कि NADPH प्लस H प्लस जो होते हैं वो बदल जाते हैं किसमें? NADP में। भाई NADPH प्लस H प्लस जो कि अपचायक एंजाइम था, हमने लाइट रिएक्शन से बनाया था, बड़ी मेहनत करके, धूप में गर्मी में पसीने आ रहे थे, फिर हमने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो उसका अब यहां पर रोल है अहम, क्या? H प्लस को जोड़ने का, जिससे ग्लूकोज बने। ठीक है, हाँ तो NADPH अपचेत होकर NADP में बदल जाएगा, है ना। और एक मैं आपको बात बता दूं कि यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और निकलते हैं, आपकी बुक के आरेख में नहीं है, लेकिन आप यहां ऐड कर लेना। अच्छा, अब अपचयन जब होता है तो आप याद कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। कैसे?
कि यदि आप एसिड को अपचयित करेंगे तो वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, और एल्डिहाइड को करेंगे तो वो अगेन एल्डिहाइड आगे चल के एल्कोहल में चेंज हो जाता है, ये आप जानते हैं। और एल्डिहाइड को हम एसिड में भी चेंज कर सकते हैं। ये अपचयन की कुछ कंडीशन होती हैं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, ठीक है। हाँ, तो ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, दिमाग लगाना, एक तो इसका अपचयन हो रहा है, कितने अणु हैं ये? अच्छा, 2 अणु। अभी मैं आपको बता दूं कि आज आपको अणुओं पर ध्यान नहीं देना है, मैं अणुओं के बारे में कल इसकी डिटेल से बात करूंगा। कल हम इसको एक बार फास्ट रिवाइज करेंगे और तब अणु वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है ना भाई। देखिए, तो ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसका जैसे ही अपचयन हुआ तो आप मुझे बताइए ये ग्लिसरैल्डिहाइड में बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मुझे क्या याद करने की आवश्यकता है यहाँ पर? अरे कोई याद करने की आवश्यकता है क्या कि क्या बनेगा? नहीं करना, हमको पता है बस अपचयन होगा, तो अपचयन होगा तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। अब ये जो डाई लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहां पर 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने एक बात और कह दी कि यहां से एक फॉस्फेट और निकल रहा है, तो समझदार हैं आप। क्या यहां पर डाई रहेगा? क्या पहले नंबर पर फॉस्फेट रहेगा? नहीं रहेगा ना। और नहीं रहेगा तो आप इसको 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। नहीं आई बात समझ में? सिंपल है भाई, ये एसिड था डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसका जैसे ही अपचयन हुआ वो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल गया, क्योंकि एक एक फॉस्फेट निकल गया तो ये पहले नंबर से हट जाएगा, तो केवल 3 रह गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहां तक? ये अपचयन हो गया। अब ध्यान से समझो, 4 फेज हो गई हमारी, फॉस्फोरिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण और अपचयन। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसके 2 अणु बनाने चले जाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाने चले जाते हैं? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कैसे बनता है ये अभी हमको नहीं जानना, और ना ही आपको इससे मतलब है कि वो कैसे बना, ठीक है। इतना समझो कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, उसके 2 अणु कहां चले जाते हैं? ग्लूकोज बनाने चले जाते हैं, क्योंकि इसके पास अब आयनिक हाइड्रोजन है, CO2 भी है। तो बताओ बन सकता नहीं बन सकता ग्लूकोज? ठीक है, तो विदाउट रिड्यूस एंजाइम के NADPH के ग्लूकोज बन सकता था क्या? नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए अपचायक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसने ग्लूकोज बनाने जो हमारे काम का था, जो हमारा उद्देश्य था, अब हमें इस साइकिल को और भी तो चलाना है, रन करना है, ऐसा थोड़ी यहीं पर खत्म कर दें। तो ये क्या करता है, 5 जाइलुलोज फॉस्फेट प्लस 5 राइबुलोज फॉस्फेट अणुओं में बदल जाता है, और ये अणु दोबारा से क्या करते हैं? RUBP की पुनः उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? RUBP की पुनः उत्पत्ति करते हैं, जिससे दोबारा से हमारा ये साइकिल रन होता है। अब ये क्यों रन होता है, कैसे होता है, हम समझेंगे इसको कल, ठीक है। तो अभी जो हमने आपको बात बताई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, वो क्या थी? C3 साइकिल के बारे में। मैं आपको बता दूं, थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आज हमने इसको इस प्रकार समझा दिया कि यदि आप इसको देखेंगे तो आपको पूरी बात एक हल्के रूप में समझ में आ जाएगी, ठीक है।
और कल जब हम उसका रिवाइज करेंगे, पूरे तरीके से करेंगे, तो 100% आपके दिमाग में बात हो जाएगी। ठीक है, अभी आप इस आरेख को ही समझे हैं, लेकिन अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेकर हैं, वो आप एक साथ नहीं समझ सकते। ठीक है, जैसे आप सोचेंगे सर यहाँ ये अणुओं का सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा, वहां 12 अणु लिखे हुए हैं बुक में, और सर आपने तो अणु के बारे में बात ही नहीं की। ठीक है, तो ये जो अणु वाली बात है वो एक बहुत छोटी सी, एक बहुत सिंपल सी बात है। उसको हम जब कल इसका दोबारा से आरेख बनाएंगे और इसको जब हम रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये था हमारा C3 साइकिल, जिसमें हमें मुख्य रूप से 6 हेडिंग यहां दिखाई दे रही है। देखो, फॉस्फोरिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण, अपचयन, हेक्सोस शर्करा का निर्माण और पुनः उत्पत्ति। बताओ ये पूरी 6 हेडिंग इस आरेख में है कि नहीं? और हमारी बुक में जो इसकी थ्योरी है जिसमें 6 हेडिंग है, वो बिल्कुल इसी प्रकार है। आप आरेख बनाना सीखिए, थ्योरी से आपको इतना ज्यादा मतलब नहीं है। एक बार जैसे ही आप उस थ्योरी को देखेंगे, आपको पूरे समीकरण वाली जो बात है वो सब क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, हाँ, आपका काम देखो, मैं आपसे जितना बोलूं आपको उतना ही करना है। यदि आप ट्रस्ट करते हैं तो आप 101% मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन वही आएगा जो आपको हम बताएंगे, उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक विश्वास है, ट्रस्ट है केवल। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात? तो जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा कि भाई बिल्कुल आपको इसी प्रकार याद करना है। अब मैं आपको बता दूं कि मोस्टली ये C3 साइकिल का ही आरेख हमसे पूछा जाता है। मतलब आरेख मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आरेख आप बनाना सीखिए, आरेख ही आपके क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, हाँ, ज्यादा थ्योरी और बड़े क्वेश्चन हमारी बायोलॉजी में कभी भी नहीं आते, टुकड़ों में क्वेश्चन आते हैं। जैसे लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो वो टुकड़ों में आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का आपसे आरेख पूछ लेगा और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन और कहीं से भी पूरे चैप्टर से वो कर सकता है, कहीं से भी। इस प्रकार वो आपसे पूछता है। वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा एक 4 नंबर का क्वेश्चन कि C3 चक्र का आरेख द्वारा समझाइए, नहीं पूछेगा कभी भी, बिल्कुल। वो केवल आपसे आरेख पूछेगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसको आप एक बार समझने की कोशिश करना। 60-70% जितना समझ में आए उतना सही, लेकिन कल हम इसको दोबारा से पूरे को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, हर कंसेप्ट सहित, हर शब्द सहित, पूरे कंफ्यूजन दूर। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे कल, इसको नोट कर लेना।